राना ऑनलाइन ईजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, शेषफल प्रमेय है ना, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के क्लास में हम लोग देखेंगे पहले रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू कितने क्वेश्चन बने हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक इसमें पूछे गए हैं, पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि जैसे आपने इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि इकाई का अंक ज्ञात करना, तो आप जानते हैं कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जितने भी क्वेश्चन बने थे हमने एक वीडियो में हमने उसको डाल दिया था। हालांकि वो कम से कम मिनिमम 2.5 घंटे का क्लास का था, और यहीं ये जो सेक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं ये कम से कम मिनिमम 2.5 घंटे का, कम से कम 2.5-3 घंटे का ये पूरा क्लास होता है। लेकिन अब इसमें समय सीमित है, इसलिए कम समय में अब बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो जाए, तो हमने इसको आपको हम प्रयास करेंगे कि 20 से 25 मिनट 30 मिनट में हम इसको ख़त्म कर दें और आपका कंसेप्ट भी एक भी न छूटने पाए। और हम ऐसा कंसेप्ट बना दिए हैं जैसे कि आप एक बार जब इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक बार अगर कंसेप्ट तैयार हो गया तो आपके रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय से एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। इतना मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। बस एक बार इसको ध्यान से देखिएगा कि जितना बस कर मैं डिफरेंट बता रहा हूँ। क्यों? जब आप कैलकुलेशन करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, और साथ साथ ये थोड़ी सी स्पीड में, जैसे कहते हैं स्पीड और एक्यूरेसी दोनों और अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन काम हमारा अभी फ़िलहाल पहले हम इसको आपको बता दें, प्रैक्टिस भी हम आपको कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा होगा तब आपका कंसेप्ट और स्पष्ट होगा। चलिए देखते हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में अब तक हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन बने हैं ये 2 टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना, 2 टाइप के। फर्स्ट टाइप का पार्ट हमारा इधर से आ रहा है, यानी जैसे आप सिंपल तरीके में आप भाग देते थे कि 150 में 13 का भाग दे दीजिए तो शेषफल क्या आएगा। अब तक आप यही पढ़ते थे 150 में 13 का भाग दे दीजिए तो शेषफल क्या आएगा। 100 तो आप 150 में 13 का भाग देते थे, जो शेषफल बचता था उसको लिख लेते थे। ठीक यही प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका है 192, ये 192 प्लस 1959 प्लस 1710/19। अब ये अब कहा गया जब इसमें 19 से हम भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, है ना, शेषफल क्या बचेगा। तो आप तीनों को ऐड करते थे, जोड़ते थे, अब फिर 19 से भाग देते थे। तीसरे प्रोसेस में अगर आपसे कहे 53 × 1700 3 × 1971, अब मैं 17 से भाग देने के लिए तो आप सबका गुणा करके भाग देते थे। चूँकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतने को गुणा करेंगे, अब गुणा करने में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तीसरा प्रोसेस हमारा ये है कि जब कभी भी ये भिन्न रूप में आए, यानी फॉर्मेट्स थ्योरम क्या करता है, फॉर्मेट्स थ्योरम ये, अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये घात है 102, है ना, 38 के पावर 102 अब बटे 103, ये अंश है, ये हर है। अंश के ऊपर घात कितना है, घात मतलब पावर 102। तो आप ये ध्यान से देखिए कि ये जो हर डिनोमिनेटर, ये क्या है, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। 103 और 102 में डिफरेंट कितने का है, 1 का है। यानी जो इसका घात है और जो हर है, हर ये क्या है, अंश का घात, और ये हर, इन दोनों में अगर 1 का अंतर है, 1 का अंतर, तो इसका मान क्या होगा। ये फॉर्मेट्स थ्योरम के माध्यम से हम एकदम 1 मिनट में, यानी क्वेश्चन देखते आप डायरेक्ट आंसर मारेंगे, एक जरा सा भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक यही प्रोसेस जब आप सेकंड बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत आएंगे तो आप देखेंगे कि अंश और हर में 1 का डिफरेंट हो, अंश और हर में 1 का डिफरेंट हो, या तो अंश छोटा हो हर बड़ा हो, या हर छोटा हो अंश बड़ा हो, घात चाहे कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये 1 सेकंड के भीतर इसका भी आंसर आप टिक करेंगे। अब देखिए आप, अब दूसरे सेक्शन में, दूसरे पार्ट में आते हैं तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि इसको हम अगर थोड़ा बहुत जो कोई जानते होंगे तो उनको पता भी होगा। जैसे किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, एक दूसरे पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग इन पार्ट को देखेंगे और समझेंगे कि वास्तव में इसमें है क्या, कैसे हो रहा है, और एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा ख़त्म करेंगे। चलिए, तो हम इस साइड वाले को हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है ना, किसी संख्या में इसको, हालांकि इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और एक एक पार्ट को मैं यहाँ पे मैं सॉल्व कराते चल रहा हूँ इसके सामने, ताकि आपको इन चारों का पहले स्पष्ट सामने देखेंगे तो आपको इसका जब कंपैरिजन होगा तब आपको स्पष्ट होगा कि हाँ वास्तव में हो कैसे रहा है। इसलिए हम इसके सामने आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इस सेकंड पार्ट को, शेषफल प्रमेय के सेकंड पार्ट को हम रोकते हैं यहीं पे। ठीक है, सेकंड पार्ट को हम यहीं पे रोक लेते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सेकंड पार्ट को रोक लिए।
अब इसमें हमने जैसे आपको छोटा सा हमने बस इसको लिखा है एग्जाम्पल रूप में कि जैसे 150/13 आप जब भाग देते थे तो कहते थे 150 में 13 से जब आप डिवाइडेशन भाग देते थे तो कहते हैं ना कि 13 कम 13 इसी तरह कर रहे थे ना, 2 0 13 कम 13, तो आपका क्या बचा रिमाइंडर यानी शेष बचा 7। तो आप बताते थे कि जब 150 में हमने 13 का भाग दिया तो हमारा शेषफल क्या बचा 7, बोल रहे थे ना, है ना। इसको क्या बोलते हैं भाजक, भाज्य, भजनफल, है ना, और ये शेषफल। भाजक, भाज्य, भजनफल, शेषफल, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों को यही निकालना शेष। इस तरह से क्वेश्चन अगर आया था तो आपने ऐसे भाग दे दिया, लेकिन अगर हम इसी बात को और आसानी से हम कह दें कि है तो 150 185 है, इसी 150 को अगर हम इस रूप में तोड़ दें, कह दें कि चलिए भाई हम इसको तोड़ दें 90 + 60 और भाग देने के लिए बोल दें आपसे कि आप 13 से डिवाइड करके आप हमको सॉल्व करते हैं 150/13, तो इसको मैंने 90 + 60/13 में हमने लिख लिया। ठीक है, 90/60 + 13। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसको हम 13 का भाग 90 में दे रहे हैं, 90 में दे रहे हैं 13 का भाग, तो 13 छक 78, 13 सते 91। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, अगर आप 13 छक 78 कर रहे हैं, 6 बार गया 78, तो शेषफल हमारा क्या बच गया, 12। ठीक है, तो शेष हमारा क्या बचा 12। लेकिन अगर हम यहीं इसी को अगर हम यहाँ 7 बार अगर हम लेके चल जाएँ, 7 बार अगर लेके चल जाएँ, तो आप कहेंगे कि इसमें भाग नहीं जाएगा, आप कहेंगे कि इसमें भाग नहीं जाएगा। 13 सते 91, है ना, 90 से ज़्यादा हो गया। लेकिन जब हम लोग घटाते हैं तो देखिए हमारा यहाँ से -91 है और ये 90 है, तो घटेगा तो क्या आएगा -1। यानी हम इस शेषफल हम क्या कह सकते हैं कि शेष हमारा क्या -1 है। चूँकि शेष कभी माइनस में होता नहीं है शेषफल, तो इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए बस केवल -1 लिखते हैं। तो जब हमें इसका शेषफल बताना होगा, बताने के लिए तो हम क्या करेंगे, जब ये रिमाइंडर -1 हुआ है तो 13 में से हम क्या करेंगे, -1 को हम अब 13 में से -1 को घटा लेंगे, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा कितना 12। जब कभी भी भाग देते समय शेषफल यानी रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो हमेशा जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस समय से हम उसको घटा लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो देखिए 13 सते 91 और 13 छक 78। अगर हम 78 लेके जा रहे हैं 6 बार में, अगर हम इसको 6 बार लेके जा रहे हैं, अभी दोनों प्रोसेस हम बता रहे हैं, 6 बार लेके जा रहे हैं 78, तो यहाँ पे आपका शेष कितना आया था, आपने घटाया यहाँ से तो आया 12, तो हम भी यहाँ पे शेष लिख देते हैं 12। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम जब 13 से 60 में भाग देते हैं तो कितने होते हैं, 13 × 39, 13 चौका 52। तो यहाँ पे क्या बच गए, रिमाइंडर क्या बच गए, 8 बच गए ना। अरे भैया 13 में आप भाग 60 में आप 13 से भाग दीजिएगा तो 13 चौका 52। ठीक है, अब बचेगा 8, तो आप क्या करेंगे, 8 शेषफल बच गया। अब आप यहाँ प्लस था तो आपने क्या किया कि 12 और 8 दोनों को क्या किया, आप जोड़ लिए, 12 8 कितने हो गए 20। अब चूंकि ये 13 से क्या ज़्यादा है तो हम फिर से पुनः 13 से भाग देंगे, तो 13 इकाई 13 एक बार, और कितना बचेगा 7, तो शेषफल हमारे क्या बच गए 7, तो हमारा शेषफल यहाँ से आया 7। तो देखिए हमारे पास कहने का मतलब ये था, जब आप 150 में 13 से भाग दे रहे थे तो भी रिमाइंडर आपका साथी मतलब शेषफल साथी आ रहा था, और जब आप 90 और 60 को अलग अलग करके 13 से बारी बारी में भाग देंगे तो भी जो शेषफल आता है उसको भी हम जोड़ेंगे, अगर गुणा होगा गुणा करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर साथी आएगा। ठीक है, या अब इसको हमें और प्रोसेस और 60 करने हैं, छोटे करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि 12 और 8 जो आया है ये थोड़ा सा क्या रिमाइंडर शेषफल बड़ा आया है, तो हम इसको माइनस में रिमाइंडर लेके जाएंगे, माइनस में। ठीक है, माइनस में लेके जाएंगे। और माइनस हम लोग इसीलिए करते हैं अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि जब आप आगे जाते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़े बड़े मिल जाते हैं, और जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपकी असुविधा आप आगे असुविधा होने लगता है, तो हम लोग माइनस में रिमाइंडर लेके जाएंगे। अब देखिए हम इसमें माइनस में रिमाइंडर लेके जाएंगे तो भी देखिए हम लोगों का योगफल क्या, शेषफल साथी आएगा। हमने 13 से भाग दिया 90 में, तो हम आपसे कहे थे कि जब 90 में हम 13 से भाग देंगे तो 13 सते 91 क्या है 91। जब हम घटाएंगे हम 7 बार ले गए, अब आपके हिसाब से तो जाएगा 6 बार, लेकिन हमने कहा कि हम माइनस रिमाइंडर लाएंगे बस केवल और केवल अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, ताकि हम कम समय में कम कैलकुलेशन में ज़्यादा उलझने न पाएँ, उसमें हम अपने मैटर को सॉल्व कर सकें। क्योंकि जब आपको ज़्यादा गुणा और प्लस मिलने लगेंगे तो वहाँ माइनस रिमाइंडर बहुत बड़ा योगदान देता है, और जितना आप एग्ज़ाम हॉल में या मैथ से करते समय माइनस प्लस या कैलकुलेशन से बचें उतना आपके लिए बेहतर हो।
तो ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे 13×7=91, 7 बार हम ले गए, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया -1। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया -1, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने 60 है, 60 में हमने भाग दिया, तो 13×5=65। हम तीनों प्रोसेस बता रहे हैं आपको, एक माइनस में हम रिमाइंडर ले जा रहे हैं, एक प्लस में लेके जा रहे हैं। अब यहाँ कहें 13×4=52। अब जब हमने कहा 52, तो 52 का मतलब है कि यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 8। 60 में से 52 निकला, 8 ही बचा। अब आप देखिए प्लस था तो प्लस किया, जब आप 8 में से क्या किया, -1 में 8 को जोड़े तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, फिर 7 मिला। देखिए ये भी प्रोसेस आपको मिल गया, 7 ही मिला अंत में, है ना। देखिए अलग अलग भाग दिए, जब माइनस रिमाइंडर ले गए तो भी आपको 7 ही मिला। लेकिन यहाँ पे जब माइनस नहीं ले गए थे तो यहाँ पे आपका 12 आया था और वो 8 आया था। अब 12 8 को आपने जोड़ा 20 हुआ, अब 20 में 13 से आपने फिर से भाग दिया, तो फिर आपको रिमाइंडर लेना पड़ा, यानी आपका एक स्टेप बच गया एक माइनस रिमाइंडर होने के वजह से, है ना। इसी तरह कुछ कुछ क्वेश्चन में एक माइनस एक प्लस, या कहीं कहीं हम दोनों माइनस में लेके जाते हैं, दोनों प्लस में लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी यहाँ संख्याएं बढ़ने लगती हैं, जैसे हमने देखा कि हम 13 से हम 90 में भाग दे रहे हैं, तो 13×6=78 हुआ, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 12 हुआ, तभी हम समझ कि हमारा अंक यहाँ पे बड़ा हो रहा है, तो हम इसको एक स्टेप और बढ़ा के हम रिमाइंडर यहाँ माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने तुरंत 13 से 91 कर दिया, और यहाँ पे 90 से चूँकि 91 अधिक हो गया, तो माइनस हमारा रिमाइंडर 1 बच गया, 91 से 90 घट गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमने देखा कि यहाँ पे 13×4=52, रिमाइंडर यहाँ पे 8 आया, चूँकि ये प्लस में है। क्यों? क्योंकि हमने जब कहा था कि जब हम 60 ऐसे भाग दे रहे हैं, ये 60 में हम भाग दे रहे हैं किसका, 13 से, तो 13×4=52, तो हमारा घटाने पर शेषफल क्या मिला, 8 मिल गया। लेकिन अगर हम इसको 5 बार लेके चल जाएं, तो देखिए हम जब 6 बार इसको, अब 4 बार ले गए थे 13×4=52, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है। लेकिन अगर हम इसी को 5 बार लेके चला जाएं, 5 बार, तो 13×5 के यहाँ कितना हो जाएगा, 65। तो देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -5। तो हम यहाँ भी लिख दें -5। देखिए जब दोनों माइनस में लेके जाना होगा तब हम यहाँ लिख दिए क्या, -5। अब आप इस कंडीशन में -5 को जोड़ेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, -6। ध्यान दीजिए, अब हमारा रिमाइंडर हो गया क्या, -6। ये -1 -5 को जोड़े -6। जब चूँकि रिमाइंडर हम लोगों का कभी भी माइनस में होता नहीं है, ठीक है, हम लोग सुविधा के लिए अपना काम करते हैं। जब रिमाइंडर यहाँ -6 आया, तो जब माइनस में रिमाइंडर आते ही जिस संख्या से भाग देते हैं उसी में से हम इसको घटा लेते हैं जो शेषफल आता है। तो 6 में से हमने इस -6 को, 13 में से हमने -6 को घटा लिया, तो हमारा 13 में से 7 गया, क्या मिल जाएगा, 13 में से 6 गया और क्या मिल जाएगा, 7। फिर रिमाइंडर हमारा आया 7। तो कुल मिला के हम जब आगे वाला जब सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, यानी ये जोड़ जब 3-3 4-4 अंकों का जोड़ होगा, उसमें अब जैसे कि यहीं लिखा गया क्वेश्चन, क्योंकि हमने आपकी सुविधा के लिए इसको लिख दिया ताकि समय थोड़ा सा बचे, न लिखने में समय चला जाता है ज़्यादा। 192 1959 1710/19। अब इसको हमें करना हो तो हम लोग इसी तरह माइनस और प्लस रिमाइंडर के माध्यम से करेंगे। जो भी संख्या, जो भी वैल्यू हमें 1 2 3 के रूप में मिलेगी, कम से कम में मिलेगी, हम उसी को रखेंगे, चाहे प्लस रिमाइंडर हो या माइनस रिमाइंडर हो। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें आते हैं अपने टॉपिक पे। अब फर्स्ट पार्ट हम लोग शेषफल प्रमेय के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो एडिशन के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जैसे ये तीनों लिख दिया गया है, और 192 1959 1710/19। अब कहा गया है कि आप इनमें शेष बताइए, शेषफल कितना आएगा। तो आप पहले कैसे करते थे, पहले आप तीनों को लिख देते थे, 192 1959 1710 को लिख के जोड़ते थे, और फिर 19 से भाग देते थे। लेकिन अब हम लोग यह काम है नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने आपको क्या बताया था कि रिमाइंडर पॉजिटिव और रिमाइंडर निगेटिव, जब निगेटिव मतलब नकारात्मक, है ना, माइनस में जब आए, और कब प्लस में आए, जब हम एक स्टेप को बढ़ा लेते हैं वहाँ भाग देते समय, तो हमारा निगेटिव में आने लगता है, और जब उस अंक से नीचे पीछे की तरफ रहते हैं या कट जाता है वहाँ तक, तो वो भी पॉजिटिव में रहता है। चलिए हम लोग 192 में 19 से भाग दे रहे हैं, अलग अलग हैं, तो चाहे आप जोड़ दीजिए और चाहे अलग अलग भाग दे दीजिए। 19 में हम भाग दे, 192 में 19 से कम 19, है ना, 19 कट गया, शेषफल क्या बच गया यहाँ 2। चूँकि हमारा ये रिमाइंडर प्लस में है, पॉजिटिव है ना, जैसे हमने कहा हम भाग दे के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 19 से भाग दे रहे हैं, 19 से कम 19 कट गया ये, है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक 0 बढ़ाए हमने, 2 उतार लिया हमने, इसमें क्या हुआ, 2 में भाग जाएगा नहीं, 2 ऐसे उतर गया, है ना, 10 बार गया, और ये 2 क्या बच गया आपका शेष, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। क्यों?
अब अगर हम एक स्टेप बढ़ा के अगर हम उसको 11 बार लेके चले जाते तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। हमको रिमाइंडर हमेशा 1, 2, 3 के अंकों तक ही सीमित करना है, चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, ध्यान रहे। आगे 1959 में हम 19 से भाग देंगे तो देखिए 19 से कम 19, 19 कट गया, इसके बाद 0। अब फिर 59 में हम 19 से भाग देंगे, 19 तियां 57। तो देखिए 59 में से जब 57 घटेगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे 2 मिल गया। अब यहाँ पे है 1710। अब अगर हम 19 से भाग देंगे तो 19 नवैया 171, 19 नवैया 171 है ना, कट गया। 19 नवैया कितने हो गए, 171, उतर गया कितना, 0। 0 में जब हम 19 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 में हम 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर 0। अब कहा गया है कि हम इनको सब में प्लस था तो हमने सबको जोड़ लिया, 2 2 4 और 4 में 0 जोड़ा 4, यानी हमारा रिमाइंडर इसमें क्या हो गया, मतलब शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल क्या हो गए 4। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा गया था कि 192 प्लस 1959 प्लस 1710 में हम जब 19 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, तो आप इसी तरह आसानी से फटाफट 19 का इसमें भाग, 19 का इसमें भाग, 19 का इसमें भाग दे करके जो शेषफल आए उसको यहाँ इसके ऊपर लिख लीजिए। अब फिर इनको अगर जोड़ एडिशन है, जोड़ है तो जोड़ लीजिए, अगर डिवाइडेशन मल्टीप्लाई है तो आप गुणा कर लीजिए। अगर ध्यान रहे कि शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से हमेशा छोटा ही होता है। ठीक है। अगर यदि शेषफल का मान हमारा यहाँ माइनस में आए तो हम भाग देने वाली संख्या से इसको हम घटा भी लेते हैं। बात समझ आई। चलिए अब हम लोग सेकंड स्टेप पे आते हैं। ये 53 गुणे 1703 गुणे 1971। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मिटा देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे 17 से हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं, 17 से 53 गुणे 1703 गुणे 1971। अब आप चाहें बहुत गुणा करने में फास्ट हैं तो आप गुणा करके भी 17 से भाग देंगे तो भी आपका रिमाइंडर वही आएगा जो आप अलग अलग भाग दे करके रिमाइंडर लिख के फिर गुणा करेंगे वही आएगा, जो मैं प्लस से बता रहा हूँ, निगेटिव या पॉजिटिव। चलिए देखते हैं हम लोग। तो 17 से हमने क्या किया, 53 में हमने भाग दिया है ना, तो 17 तियां 51 3 बार गया और 53 में से 51 हमने घटा दिया तो यहाँ रिमाइंडर हमारा आ गया 2। 1703 हम क्या किए, इसमें 17 से भाग दिए तो 17 कम 17 भाग कट गया और 0 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे और फिर रिमाइंडर हमारा कितना बच गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच गया 3। अब हम 1971 में 17 से भाग देंगे तो देखिए 17 कम 17 क्या आया 2, यहाँ शेष 2 और 7 27, 17 कम 17 और उसके बाद क्या बच गया 10 और 101। अब इसके बाद 17 से हम 101 भाग देंगे तो 17 पचे 85, 17 पचे 85। अब 101 में से हम 85 अगर निकालते हैं तो देखिए हमारा रिमाइंडर बड़ा होगा। 101 में से 85 निकालें कितना होगा, 16 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यही कर देते हैं कि 17 छक्का 102 कर देते हैं। अब जैसे ही हम 102 करेंगे हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, मतलब शेष हमारा बच जाएगा -1। अब यहाँ आपने कहा गुणा, तो हम क्या किए, गुणा कर दिए। सब में क्या किए, गुणा कर दिए। उनके 2 तिहाई 6 और 6 में -1 का गुणा किए तो हमारा क्या निकल के आया यहाँ पे -6। अब आप खुद ही कहे हैं, आप जानते हैं कि रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो जब ये माइनस से आ गया तो हमने कहा था भाग देने वाली संख्या से हम इस माइनस वाले अंक को घटा देंगे। तो यहाँ पे 17 है, भाग 17 से दे रहे थे, यहाँ पे -6 है तो 17 में से हम क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे। तो 17 में से 6 घटाएं कितना आएगा, 11, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। जब आप 53 गुणे 1703 गुणे 1971 में 17 से भाग दे रहे हैं तो आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या बचा, 11। हाँ, कभी कभी एग्जाम के पेपर में, एग्जामिनेशन पेपर में अगर इस तरह -6 और R 11, हालांकि रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन पेपर में अगर ऐसे आ जाए तो कहीं 11 न मिले तो आप ध्यान दीजिएगा कि -6 पे नोटिस किए रहिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जब भी आता है तो हमेशा 17 से छोटा होगा और दूसरी बात माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए -6 और 11 दोनों पे ध्यान देगा। ऑप्शन में -6 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आज के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आती है हम लोग तीसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा वाला भी हम यहाँ से हटाते हैं, दूसरे वाले को हम हटाते हैं। अब आते हैं हम तीसरे पे। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
है ना। फॉर्मेट्स थ्योरम और बायनोमियल थ्योरम, इन दोनों में डिफरेंट क्या है पहले यही समझ लीजिए आप, एकदम सामने सामने। हम अकेले में अलग अलग करके बता देंगे ये काफ़ी, क्योंकि फॉर्मेट्स थ्योरम हम बता भी देंगे, जिसका मैथ बैकग्राउंड होगा वो तो समझ जाएगा, लेकिन जिसका बैकग्राउंड मैथ नहीं होगा उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फॉर्मेट्स थ्योरम और यही कंडीशन बायनोमियल थ्योरम का भी होगा। तो आपको फॉर्मेट्स और बायनोमियल से कोई लेना देना नहीं है, बस इसमें दो फॉर्मेट को आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि जब कभी भी ये अंश है ना, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर, आप क्या करेंगे, अंश और हर, ये अंश है ये हर है। अभी मैं भिन्न पढ़ाया नहीं हूँ, भिन्न का चैप्टर कैलकुलेशन का मैं अभी वीडियो में डालूंगा, ठीक है। अभी जो उसको मैं वहाँ पढ़ाऊंगा तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ देखिए ये अंश है ये हर है। अब अंश के पावर मतलब घात 102 है और ये हर 103 है ही। जिस समय अगर जो घात में है, अंश के घात का जो अंक है, संख्या है, इस संख्या में और इसके हर की संख्या में अगर डिफरेंट एक का हो है ना, एक कम हो, जो अंश के घात वाला जो संख्या है ये हमेशा हर से एक कम हो, तो हमेशा वहाँ पे फॉर्मेट्स थ्योरम काम करेगा, ठीक है। और जब कभी भी अंश और हर में एक का अंतर हो तो वहाँ पे बायनोमियल थ्योरम काम करेगा। ये दो कंसेप्ट बैठा लीजिए। क्योंकि ये दो कंसेप्ट जो ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में उलझा सकते हैं, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी हमेशा अंश के घात पे मतलब अंश के पावर पे और हर में, अंश के पावर की संख्या में और हर की संख्या में एक का अंतर हो, जिसमें हमेशा पावर वाला संख्या एक हमेशा कम हो, ठीक है, फॉर्मेट्स थ्योरम। और जब कभी भी बायनोमियल थ्योरम में अंश और हर में एक का अंतर हो, घात कुछ भी हो, हमको घात से कोई लेना देना मतलब पावर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कुछ भी हो, 37 हो, 38 हो, 85 हो, कोई मतलब नहीं है। 85 कर दीजिए, 88 कर दीजिए, 1007 करिए, कोई लेना देना नहीं है। बस डिफरेंट केवल एक का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग फॉर्मेट्स थ्योरम पे। फॉर्मेट्स थ्योरम कहता क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बस कोई बता देते हैं, इसके कंडीशन क्या है ना। फॉर्मेट्स थ्योरम के कंडीशन क्या है, फॉर्मेट्स थ्योरम, इसके कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि फॉर्मेट्स थ्योरम में ए के पावर लिखिए p-1 अपान p, ठीक है। जहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ लिखिए तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। पहले इसको लिख लीजिए यहाँ पे। फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है, ए के घात पे p-1 बटे p, ध्यान दीजिए, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, शेषफल, मतलब कहेगा कि इस संख्या का शेषफल बताइए। तो फॉर्मेट्स थ्योरम यही कहता है कि अगर ए के पावर p-1 बटे p अगर हो इस तरह तो हमेशा इसका मान 1 होगा। अभी हम बता रहे हैं कि क्या कैसे होगा। जहाँ पहले इसको नोट करिए और लिखिए, जहाँ p बराबर क्या है, p बराबर क्या है, अभाज्य संख्या। p बराबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। p बराबर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब दूसरे कंडीशन में a क्या है, a क्या है हमारा, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, ठीक है। p हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें, एक को छोड़कर, एक की काउंटिंग नहीं होती है, एक से भाग देंगे तो सारी संख्या में जाएगा, ठीक है। तो एक को छोड़कर जो खुद से कटे, किससे कटे, स्वयं से कटे, वह क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, फॉर्मेट्स थ्योरम में हमेशा जो हर होगा वो हमेशा अभाज्य संख्या होगा, यानी यह किसी संख्या से कटेगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी से काटिए, कटेगा नहीं। इसके साथ यही एक कंडीशन है फॉर्मेट्स थ्योरम के साथ, ठीक है। जब भी आप, क्योंकि आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि हाँ इन दोनों में क्या डिफरेंट है और कौन सा थ्योरम लगेगा, वैसे लगभग हमेशा ये घात और हर हमेशा एक का डिफरेंट होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ तो मैं बना दिया हूँ, क्वेश्चन में अगर ये अंतर नहीं है तो हम लोग अंतर बनाने का प्रयास करते हैं। कब करते हैं, जब देखते हैं कि फॉर्मेट्स थ्योरम बायनोमियल थ्योरम में इन दोनों के हर को, अगर जो हर मतलब ये क्या, डिनोमिनेटर, अगर ये अभाज्य संख्या है,
अभाज्य संख्या है तो हम इसको फॉर्मेट से थ्योरम पे लेके जाते हैं और अंश को हमेशा जो है घातांक के माध्यम से अंश के घात को इससे हमेशा एक कम करके सेट करते हैं, ठीक है, घातांक के माध्यम से। और अगर यदि हमारा ये जो बाइनोमियल थ्योरम कहता है, अगर हर हमारा क्या है, ये भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, ठीक है, हर हमारा क्या है, भाज्य संख्या हो, तो हम लोग हमेशा बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से करते हैं और तब हम लोग अंश को ऐसा सेट करते हैं जिसमें अंश और हर में हमेशा एक का डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो फॉर्मेट्स थ्योरम देखिए यही, इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि फॉर्मेट्स थ्योरम थोड़ा हम आगे अंदर ज़्यादा जाना नहीं चाहते क्योंकि ये आपके लिए उलझे न, ठीक है। फॉर्मेट्स थ्योरम में बस आप सीधे सीधे देखिएगा कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे बन के आ जाए जिसमें घात और हर में एक का अंतर हो तो फॉर्मेट्स थ्योरम काम करेगा और उसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग सीधे सीधे शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। और अगर नहीं है और हर हमारा अभाज्य संख्या है, हर हमारा अभाज्य संख्या है जो किसी संख्या से न कटे, खुद को छोड़ के कटे तो खुद से, अदरवाइज किसी से नहीं, तो समझ लीजिए वहाँ फॉर्मेट्स थ्योरम 100% लगेगा, 100% लगेगा और आपको इसके अंश के पावर को फॉर्मेट के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा घातांक के माध्यम से, ठीक है। अभी मैं घातांक करनी मैं पढ़ाऊँगा अभी अपने जो उसमें कैलकुलेशन के चैप्टर में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए ये जो क्वेश्चन इस सिस्टम पे बैठा है कि नहीं। आपने कहा कि 38 की पावर 102 और जो हर में क्या 103/3, तो देखिए ए की जगह पर हमने लिख दिया क्या 38 38। अब पी यहाँ लिखा p-1, p-1 का मतलब इसको मैं लिख दूँ 103-1, इसको मैं अब मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दिया मैं, आप लिख चुके होंगे 103-1। अब बटे में क्या हो गया 103। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, यही चीज़ें क्वेश्चन में आपको देगा तो वो इस तरह बनाएगा नहीं, वो इस तरह एक कम करके लिख देगा तो आप समझ जाएंगे क्योंकि p यहाँ भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और देखिए यहाँ p भी अभाज्य संख्या होगा, तो देखिए यहाँ 103 अभाज्य संख्या है और यहाँ भी 103 अभाज्य संख्या है। लेकिन 103 में से आप 1 को क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 102 बन जाएगा। तो फिर यही क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में बन जाएगा। तो इस तरह से आपको पूछा जाता है और आपको ऐसे में कन्वर्ट करके बनाना पड़ता है। जैसे ही आप आएंगे इस पर तो फॉर्मेट्स ने क्या कहा था कि जब आप अगर इस रूप में होंगे, अगर a के पावर p-1 अपान p, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो आपने तुरंत लिख दिया कि इसका वैल्यू 1 होगा। एकदम सोचिए विचारिए नहीं, डायरेक्ट आंसर 1 होना है, बस बात खत्म, ठीक है। ये तो रहे आपके फॉर्मेट्स थ्योरम। चूँकि क्वेश्चन अभी मैं आपको जो पार्ट फर्स्ट में बनाया हूँ और पार्ट सेकंड जो आज ये बन रहा है, चूँकि हम आपको इन दोनों प्रोसेस पे मैं 1-2 क्लास में लूँगा जिसमें मैं इन दोनों को मैं मिक्स करके आपको मैं क्वेश्चन बोलूँगा, क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊँगा। लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि मैथ्स का मतलब अगर क्वेश्चन नहीं हुए तो मैथ्स मतलब ख़त्म, कोई मतलब नहीं है। तो आप केवल यहाँ कंसेप्ट बनाइए और मैथ्स को 10-10 क्वेश्चन कराना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको कराएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, चौथे पे, किस पे, बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल थ्योरम क्या हमसे कहता है, हम लोग इस एक चीज़ थोड़ा सा फॉर्मेट थ्योरम में एक पॉइंट छूट गया, ध्यान रखिएगा। ये जो बाइनोमियल थ्योरम में अंश और हर हैं, हमने बताया था कि हर अभाज्य संख्या होगा और जो अंश होगा, अंश हर जो है ये सअभाज्य भी होंगे, मतलब एक दूसरे के को प्राइम होंगे। ए और पी क्या है, को प्राइम। हमने यहाँ पे जो लिखा था ए को क्या लिखा था, सअभाज्य संख्या, तो ए कामा पी हमने वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, उसको आप लिख लीजिएगा। ए कामा पी मतलब यहाँ पे क्या है, ए और पी क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, सअभाज्य होंगे, है ना, सअभाज्य। अब सअभाज्य का मतलब क्या, सअभाज्य का मतलब क्या, अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और सअभाज्य संख्या जब ये दोनों सअभाज्य होंगे तो इन दोनों का जो मस होगा वो केवल एक होगा, मस केवल एक होगा। और लगभग हर संख्या का मस है, 2-2 संख्या निकाले, 4-4 संख्या निकालें तो मस है एक सबका हो जाएगा। अब 38 103 का अगर आप मस निकालें तो कोई भी ऐसा अंक कोफिशिएंट नहीं है जो दोनों को काट सकता है। आप 2 से अगर 38 को काट दिए तो 2 से 103 नहीं कटेगा, अगर 3 से 38 को काट दिए तो 3 से 103 नहीं कटेगा, क्योंकि 103 क्या है, अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगा और 38 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब उसको सअभाज्य संख्या यही कहता है कि ये दोनों का जो मस है वो केवल एक होना चाहिए, एक के सिवा अगर यदि मस मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ये जो है HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, अगर हमेशा क्या बनेगा, हम उनको क्या बनेगा, एक हो जाए, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये
इसका मान हमेशा 1 होगा। फार्मेट्स थ्योरम में इन दोनों में यही अंतर है कि अभाज्य होने चाहिए। कंडीशन पहला ये क्या है, अभाज्य संख्या, दूसरा ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इन दोनों का मस हमेशा एक होना चाहिए, आगे कोई मस ना हो। और दूसरा इसके बाद इन दोनों के हम क्या करेंगे, इसके घात और इसमें हमेशा हम एक का अंतर ढूंढेंगे। अब हम आते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। चौथे स्टेप को मैं बता रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम। चलिए एक ही वीडियो में हम लोग इन सारे कंसेप्ट को स्पष्ट करेंगे, चूँकि ये 3 घंटे का क्लास होता है। अब 3 घंटे के क्लास में अब थोड़ा सा इसको 20 मिनट में आधे घंटे में कराना थोड़ा सा कुछ संभव हो नहीं पाता है, लेकिन हमने आप लोगों को काट छाट के इसीलिए सामने लिख दिए, ताकि सामने रहें तो आप सामने फ्रंट पे दोनों में आप कंपेरिजन देखेंगे कि वास्तव में डिफरेंट है क्या। और जब आप दोनों में डिफरेंट स्पष्ट हो जाएगा तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। एक एक को मैं बारी बारी से मैं अलग अलग बताता, अलग अलग वीडियो बनाता, तो शायद आप उतना बढ़िया नहीं समझ पाते। चलिए देखिए 29/27 के पावर 37। अब आपको हम यहाँ पे दिखाएं बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है। बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है, मैं इसको लिखूं क्या, या आप समझ गए बाइनोमियल थ्योरम। इसका मतलब ये है कि ax + k बटे ax + k के पावर n बटे a, ठीक है। अगर ये इतना मान हो तो इसका मान हो जाता है k के पावर, ये k है, k के पावर n, ठीक है, k के पावर n। ये थोड़ा सा मैं बस बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है k के पावर n। तो इसी तरह से अब जैसे आप कोई कहे आया कहाँ से, तो आप जानते हैं, हम इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ax + k के पावर n है, तो इसका मतलब क्या है, ax + k और ax + k, और इसी तरह आप क्या है करते चले जाएंगे, कहाँ तक, डॉट 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 कहाँ तक, n बार तक चले जाएंगे। और इसके बाद बटे में क्या रहेगा आपका, a रहेगा, बटे में क्या रहेगा, a रहेगा। तो अब आप सोचिए, जब a से हम a में भाग देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ से क्या बचा हमारा k बच गया, शेषफल क्या बचा, ये हमारा k बच गया। और यहाँ से हमने ax भाग दिया तो ये हमारा a कट गया, यहाँ से यहाँ पे भी हमारा क्या बचा, k बच गया, यहाँ भी k बच गया। इसी तरह k बचते बचते चला जाएगा n बार तक, तो हम उसको क्या लिख देंगे, k के पावर n, k के पावर n। तो हमने इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा था, k के पावर n। अब इसी तरह अगर हम इसी क्वेश्चन में ये क्या है, k के पावर n, आपको मिल गया क्या, ये शेषफल मतलब रिमाइंडर। इसी तरह अगर ये हो जाए ax - k के पावर k बटे a के पावर n हो, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, हमारा रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे -k हो जाएगा के पावर n। क्यों हो जाएगा -k, क्योंकि जब आपने जैसे अभी भी हमने बताया था ax - k के पावर ax - k ऐसे हम n बार तक गुणा करेंगे तो ax वाले से a कटता जाएगा और हर जगह -k बचता चला जाएगा। तो -k के पावर n कर देंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शेष बच जाएगा। अब इसी में अगर हम कह दें, अगर k का मान अगर मैं 1 रख दूँ, 1, k का मान क्या रखूँ, 1, ध्यान दीजिएगा, k की जगह पे हम लोगों ने 1 को सेट कर दिया, k की जगह पे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के पावर n। और 1 के पावर अगर कोई भी संख्या हो, चाहे गिनती हो, अक्षर हो, लेटर हो, जो भी हो, उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 ही आता है, ठीक। इसी तरह यहाँ -k के पावर n है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1। ध्यान रहे, अब इसमें 2 कंडीशन यहाँ पे थोड़े से आएंगे कि अगर यदि n का मान, यहाँ पे n का मान -1 के पावर जब n करेंगे, यहाँ तो हमने 1 के पावर n था तो वैल्यू 1 हो गया, -1 के पावर जब n कर रहे हैं, k की जगह पे हमने क्या किया, -1 कर दिया, k की जगह पे हमने क्या किया था, -1 कर दिया। तो ध्यान रहे, यहाँ पे 2 कंडीशन निकल के आएंगे। पहला ये कि अगर हमारा ये n अगर क्या है, सम संख्या हो तो हमेशा हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, शेष क्या होगा, 1 हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हमारा n का मान विषम संख्या हो तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। n हमारा क्या है, अगर विषम संख्या हो तो हमारा मान क्या हो जाएगा, -1। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन पे। अब आपने दोनों को, ये दोनों मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, आप इसी पे मैं इसको सेट करूँगा और दिखाऊँगा आपको, ठीक है। इसको मैं रहने दूँ इसी तरह। चलिए एक को मैं उठाता हूँ और यहीं पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या है, 29/28 के पावर 37। अब आप ध्यान दीजिए,
अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने कहा था कि जैसे ही पहले सबसे पहले आपको पता नहीं था कि इसमें बायनोमियल थ्योरम लगेगा या फॉर्मेट्स थ्योरम लगेगा, आपको मालूम नहीं था। आपने देखा कि इसके हर को देखा कि ये 28 है और ये 2 से कट जाएगा, यानी कि आपका भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। और फॉर्मेट्स थ्योरम कहता है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी जो 2, 3, 4 किसी से न कटे, केवल स्वयं से कटे, है ना। तो सीधी सी बात है, फॉर्मेट्स थ्योरम तो यहाँ पर ऐसा ही फेल हो गया, पहला स्टेप, है ना। आपको पकड़ने के लिए तो हम पहले ही बता दिए थे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या होगा, ये भी, है ना। तो ये क्या हो गया आपको, ये क्या हो गया आपको, 28 क्या मिल गया, अभाज्य संख्या। 28 क्या मिला, अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिए आप, जब 28 हमारा भाज्य संख्या मिल गया, तो अब हम इसको किस फॉर्मेट में तोड़ लें, इसको अगर हम कर लें 28 + 1 के पावर 37 अब बटे 20, 28 हो गए। देखिए इसी फॉर्मेट पे आ रहे हैं अब, है ना। ax + 1/a, ए वाला है सेक्शन, ये 28 है ना, +1, और देखिए +1 के पावर n, है ना। तो इसका वैल्यू आपने कहा था कि 1 आएगा, तो आपने कहा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जब ये 28 + 1 के पावर 37, तो इसका वैल्यू आपने बताया कि बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से 1 आ जाएगा। और 1 की पावर घात क्या मिलेगा, जो है 37, तो 37 1 के ऊपर कितना घात लगा, ये क्या मिलेगा 1, मान इसका आंसर 1। तो अब आप क्या करेंगे, अब से ऐसे क्वेश्चन को जैसे ही देखेंगे कि अंश और हर में क्या है, अंतर बराबर हो, और हर क्या है, हर ऐसा हो जो भाज्य संख्या हो, यानी जो है जो 2, 3, 4, 5 से कटे, किसी से भी कट जाए, वो भाज्य संख्या हो, तो आप तुरंत बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इसका आंसर तुरंत 1 मार देंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप पे आते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मेट में घुमा दिया जाए तब क्या होगा, इसी क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मेट में घुमा दिया जाए तब क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये घात भी आपका यहाँ से चेंज हो गया है। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये इसमें लिखा गया है कि 27 के पावर 85, घात कुछ भी लगाइए, 85 हो, चाहे 285 हो, 385 हो, या 99 हो, 95 हो, कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। बस इन दोनों में आपने देखा कि ये सबसे पहला काम ही है कि आपने देखा हर क्या है, हर में आपने देखा कि ये जो है एक भाज्य संख्या है जो 2 से कटेगा, तो आप समझ गए कि अब इसमें फॉर्मेट्स थ्योरम नहीं लगेगा, इसमें बायनोमियल थ्योरम लगेगा। अब बायनोमियल थ्योरम ये कहता है कि अंश और हर में अंतर 1 का होना चाहिए। अगर अंतर 1 नहीं है तो आपको घातांक के माध्यम से अंतर 1 बनाना पड़ेगा। अभी आगे मैं क्वेश्चन दूंगा जिसमें अंतर 1 बना के वो नहीं देगा क्वेश्चन, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, और इसी हर यानी डिनोमिनेटर से आपको पकड़ना पड़ेगा कि इसमें मैं फॉर्मेट्स थ्योरम लगाऊं या बायनोमियल थ्योरम लगाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल होगा। अब देखिए इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं कि 28 - 1 लिख सकते हैं ना। 27 में हमने लिख दिया 28 - 1, अब बटे 28, अब के पावर क्या है 85। तो देखिए सेकंड स्टेप को आपने यही कहा था ना, आप यही कहते हैं कि ax - 1/a के पावर n, तो एक जगह पे क्या 28 - 1 है, अब बाई a की जगह पे फिर 28 है। अब पावर कुछ भी हो, यानी n का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो, तो उसका वैल्यू हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है, ध्यान रहे, -1। तो क्या हो जाएगा कि पावर 85, -1 की पावर 85। जब ये चूँकि आपने यहाँ देखा कि अगर विषम संख्या होगा तो हमारा जो शेष होगा वो माइनस शेष पर क्या होगा, माइनस में आएगा, सम संख्या होगा तो शेष पर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे शेषफल हमारा क्या मिल गया, -1, ठीक है। अब आप एक तरफ आप ये भी जानते हैं कि कभी भी रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा माइनस में होता नहीं है। हम आपको पहले भी बताए कि शेषफल कभी माइनस में होता नहीं है, न हम इसको माइनस में कभी आंसर बना के लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि शेषफल हमेशा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव हो नहीं सकता। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसमें सबसे माइनस संख्या वाले माइनस जो हमारा शेषफल आता है उसको घटा लेते हैं। तो 28 में से हमने 1 को घटा दिया तो हमारा क्या शेषफल बच गए, शेषफल क्या बच गए, नीचे लिखते हैं, हो सकता है उधर न आए। हमारा शेषफल क्या बच जाएगा 27, 28 में से हमने 1 घटा लिया, बच गया 27, ठीक है। अब आप ये पूरा मैटर समझ गए हैं ना, ये रहा कंसेप्ट आपका। हम एक बार इसको थोड़ा सा फिर से हम डिस्क्राइब कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि फॉर्मेट्स थ्योरम और बायनोमियल थ्योरम में डिफरेंट क्या है। कि हमेशा फॉर्मेट्स और बायनोमियल
बाइनोमियल। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले आप इसमें क्या है कि हर को चेक करेंगे। हर मतलब डिनोमिनेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। हर मतलब क्या? डिनोमिनेटर। फॉर्मेट्स थ्योरम का जो हर होगा वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ठीक। जबकि बाइनोमियल थ्योरम का हर हमेशा क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब क्या है? फॉर्मेट्स थ्योरम का जो अंश होगा, अंश इसके अंश और हर में, इसके अंश और हर में क्या होगा? सहअभाज्य। ये अंश और हर एक दूसरे के क्या होंगे? सहअभाज्य होंगे। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? मतलब इन दोनों का मस एक होना चाहिए। एक के अतिरिक्त अगर कोई भी मस निकल गया तो समझिए कि यह फॉर्मेट्स थ्योरम इस पे काम भी नहीं करेगा, भले से यहाँ पे अभाज्य संख्या भी हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको दूसरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इन दोनों में क्या होगा? सहअभाज्य हो। चलिए, फॉर्मेट्स थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि सर्वप्रथम आपको ये चेक करना होगा हर अगर हमारा क्या है? ये भाज्य संख्या हो। हर क्या है हमारा? भाज्य संख्या हो। और अंश जो है क्या रहे? अंश और हर में जो अंतर हो वह कितने का हो? एक का हो। अंश व हर में अंतर कितने का हो? एक का हो। वहाँ पे हमारा क्या है? बाइनोमियल थ्योरम काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मेट्स थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ये हम लोग शेषफल प्रमेय के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किए। अब हम लोग सेकंड पार्ट में देखते हैं। वह बहुत छोटा सा, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है और बड़े आसानी से आपको आ जाएगा। लिखा होता है बस बड़ा सा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था कि अगर किसी संख्या में 32 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है तो उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। हमने क्वेश्चन यही लिखा था। तो हमने कहा था कि किसी संख्या में 32 से भाग देने पर, ये देखिए 32, किसी संख्या में 32 से भाग देने पर, ये क्या है? कोई संख्या है, हमको संख्या नहीं पता है, हमने संख्या लिख दिया x, संख्या x था। हमने क्या किया? 32 से भाग देने पर हमारा जो भागफल क्या मिल रहा था? भागफल हमको क्या मिला था? नहीं पता। शेषफल, भागफल हमको 32 से भाग देने पर, किसी संख्या में 32 से भाग देने पर शेषफल हमको कितना मिल रहा था? शेषफल हमको मिल रहा था 29, ठीक है। अब कह रहा था कि उसी संख्या में अगर हम 8 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। चलिए, हम ये है बहुत आसान, अभी एक लाइन का है, बस हम आपको थोड़ा सा बता दें कि अगर हम 32 से जब हम इस x में भाग देते हैं तो हमने मान लिया कि चलिए k बार गया है ना, k बार गया है। तो आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजनफल। और ये नीचे क्या आता है? शेषफल, ठीक है, शेषफल, है ना। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इधर अंदर वाले को बोलते हैं भाज्य, यहाँ वाले को बोलते हैं भजनफल, यहाँ वाले को बोलते हैं शेषफल। अब आप जानते हैं कि जब भी भाज्य का मान जो होता है, यानी भाजक का मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं? भागफल में, और इसके बाद प्लस शेष को जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या होता है? भाज्य निकल जाता है। मतलब भाज्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक, भाजक गुणे क्या है? भजनफल और प्लस क्या है? शेषफल, ठीक है। क्या हो जाएगा? शेषफल। अब आप इस चीज़ को देखिए, जब ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक भाग गुणे भाजन भजनफल और प्लस शेषफल, ये प्लस है शेषफल। तो अब देखिए हम भी यही करते हैं यहाँ पे। अब हम इसको मिटाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको सब मिटा के हम हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। हम भी यही करते हैं इसी फॉर्मेट के हिसाब से कि इस भाजक का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया किसमें? भजनफल में। तो हमारा क्या मिल गया हमको? भजनफल। हमने क्या किया कि भाज्य यहाँ लिख देते हैं x बराबर, ये देखिए भाजक मतलब क्या? 32। इस 32 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया? k में। तो 32 k हो गया और कहा प्लस शेषफल 29। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि शेषफल हमने प्लस 29 को हमने इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? भाज्य। क्वेश्चन कहा था यदि किसी संख्या में 32 से भाग देने पर शेषफल 29 बच रहा हो तो इसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसका मतलब भाई संख्या तो हमारा x से निकल के आया है, क्योंकि हम इसी संख्या हमारा x था ना, हम इसी x में 32 से भाग दिए तो हमारा शेषफल 29 आ रहा था। अब चूंकि हम इस संख्या का मान निकाल लिए हैं क्या? 32 के बटे 29 हम इसको निकाल चुके हैं, इसको हम लोग निकाल चुके हैं।
तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कहा है दूसरी बात, किसी संख्या में अब 8 से भाग देने पे, मतलब इसी संख्या में 8 से भाग दें, मतलब इस यक्स में हम 8 से भाग दें, तो इसका मतलब है कि जब यक्स का मान अगर 32 के प्लस 29 है, मतलब हम 32 के प्लस 29 में तब हम 8 से भाग दें, मतलब तो ही हो गया भाई। कहा आप इस संख्या मतलब यक्स में भाग दीजिए, तो यक्स का मान जब ये आया है, इसका मतलब हम इसी में 8 से भाग देंगे तब। तो देखिए 8 से जैसे ही हम भाग देंगे तो 8 चौका 32 से तो कट जाएगा, जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे थे अलग अलग, एक बार 90 में हम भाग दिए, एक बार 60 में भाग दिए, है ना। इसी तरह 8 से तो ये कट गया, और जैसे ही 29 में भाग दिए तो ये क्या आया, 8 तिरिका 24, 8 तिरिका 24, कितना बार कितना गया शेषफल, 5 बच गया, 3 बार गया, 5 शेषफल बच गया, तो 8 तिरिका 24 की तुम्हारा शेषफल क्या बच गया, 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट जब करना हो तो डायरेक्ट हमको कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ शेषफल आपको दिया गया है, एक बार कहा है कि किसी संख्या में, है ना, किसी संख्या में, है ना, कहा है संख्या में 32 से भाग देने पर, ध्यान दीजिए, संख्या में 32 से भाग देने पर आपको शेष क्या बचा, 29 बचा। तो कहा है कि इसी संख्या में 8 से भाग देने पे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो शेषफल 29 बच रहा है इसी में आप 8 से पुनः भाग दे दीजिए, पुनः भाग दे दीजिए, तो आपका शेषफल जब 8 तिरिका 24 और शेषफल आपका मिल जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कह दे कि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 6 बच रहा है, शेषफल 18 बच रहा है, सॉरी, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेष हमारा कितना बच रहा है, किसी संख्या में कितने से 12 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो उसी संख्या में अगर हम 5 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, तो हम इसी शेषफल में 5 से भाग दे देंगे तो बताएंगे शेषफल हमारा 3 बच गया। एक लाइन का क्वेश्चन है। अब चूँकि हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने आपको फुल कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है। कंसेप्ट में कहीं से कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो थोड़ा आप लोग कमेंट हमको कर दीजिएगा, और कमेंट करके हमको आप बताइएगा कि कहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इन दोनों का मैं जो एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, और लगभग मैं 12-14 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊँगा, दोनों पे, इकाई के अंक पे और ये किस पे, बायनोमियल थ्योरम और फॉर्मेट्स थ्योरम, इन सब पे क्या करेंगे, हम निकलवाएंगे कि शेषफल कैसे निकलेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका प्रारूप हम लोगों से एग्जाम में बिगाड़ के, मतलब उसको हटा के पूछा जाता है, डायरेक्ट इस प्रारूप पे न देके इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का सा चेंज कर देते हैं, जिससे हम लोगों को पकड़ने में असुविधा होती है। हालांकि हमने आपको सारी बातें बता दिया है, बस आपको सारा खेल आपको इसी अंश को सेट करने में करना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा जब भी मैटर गड़बड़ाता है तो हमेशा बायनोमियल और जो है फॉर्मेट्स थ्योरम में हमेशा इस अंश वाले पार्ट को जो है आयोग हमेशा थोड़ा सा चेंज करके देता है। ठीक है। और हर वाले पार्ट से तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें फॉर्मेट्स रहेगा या बायनोमियल। तो ठीक है, आप लोगों को जो है कि आज का क्लास से इसी पे कंप्लीट किया जाता है और रोका जाता है, और फिर आगे की क्लास जो है हम लोग कल के वीडियो में